नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएड के एग्ज़ाम में आपको किस तरह से आंसर लिखनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, किस तरह से आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप अपने आंसर को एक अलग नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो वो सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको उसी आंसर पर, आप ही के आंसर पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। एक बात और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास करके बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के तो बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्लियर नहीं किया गया है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप हैं, तो उस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए या अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका प्रमोशन का जो है वो क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। वैसे तो यूपी के अंदर तो मोस्टली सभी के सभी बच्चे जो है फर्स्ट ईयर के प्रमोट कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं हमें आंसर पूरा का पूरा पता होता है, और बीएड का एग्ज़ाम ऐसा है जिनमें कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको 4 से 5 पेज आपको लॉन्ग में लिखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर होगा वो आपको 4 से 5 पेज का लिखना होगा, और 4 से 5 पेज में दोनों साइड के काउंट करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे एक जोड़ा हो जाता है आपका पेज, जब आप कॉपी के बीच से एक जोड़ा निकालते हो तो उस जोड़े पर आपके 4 पेज होते हैं। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं कि उतना आपका आंसर होना चाहिए, 4 से 5 पेज के अराउंड का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका है तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो आपके 2 से 3 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो 1 लाइनर भी होते हैं, 1-2 लाइन में भी आ जाते हैं, एक वर्ड में भी आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन हाँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप 4-5 लाइन से ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और ना ही उसका फ़ायदा है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के 10 पेज भर देते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप पेज भरने पर फोकस ना करके आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली एक इफेक्टिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, आपका जो लिखने का तरीका है वो इफेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन का जो पेज होता है नॉर्मल एवरेज वो 4 से 5 पेज ही होता है, उससे ज़्यादा लिखना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे एक क्वेश्चन में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा पेज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, उस चक्कर में आपके जो और बाकी के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि पेजेस जितने ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ उतने ही भरें। ज़्यादा पेजेस भरने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। या तो आप अपना टाइम ऑलरेडी पहले से ही मैनेज करके चले कि हाँ, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मिनट्स लगानी है, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन को जो आंसर है वो 20 मिनट में लिख देना है, उस सेक्शन नहीं लिखना है। या तो आप पहले से ही मैनेज करें, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात आता है यही। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि क्वेश्चन जो होते हैं बीएड में उनका क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और ये देखें कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का ही आप आंसर लिखें। घुमा फिरा कर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लिख दें तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे 3 पेज में फिल हो जाता है, तो हमें 1 पेज भरने के लिए हमें थोड़ा सा आगे पीछे का उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है मेन फोकस उसी पर ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, वर्क एजुकेशन आपका एक टॉपिक है, कार्य शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, कार्य शिक्षा की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्य शिक्षा क्या है
उसका मतलब समझाने में और कार्य शिक्षा की क्या विशेषताएं, इस पे होना चाहिए। बाकी की जो और पॉइंट्स होते हैं कि कार्य शिक्षा के क्या गुण हैं, कार्य शिक्षा के क्या दोष हैं, हम कौन कौन से स्टेप्स हम अपना सकते हैं, या क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, वो सब एक्स्ट्रा आप लिख जरूर सकते हैं पेज को भरने के लिए, लेकिन मेन फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ उस पे होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको प्रकृति पूछी गई है, जैसे शिक्षा का क्वेश्चन आप ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आपका कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए इसके आंसर में कि प्रकृति तो आपने सिर्फ हाफ पेज पर लिखकर छोड़ दी और शिक्षा के गुण दोष इसमें पूरा का पूरा पेज भर दिया। नहीं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मेन फोकस आपका उसका होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपका उसी की एक्सप्लेनेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो भी क्वेश्चन है उसको केयरफुली देखें और जो पूछा गया है उसका आप आंसर दें। ठीक है, ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि इफेक्टिव लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सेकंड है आपका पॉइंट राइटिंग को लेकर, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि राइटिंग आपकी बिल्कुल इसमें साफ होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग साफ रहेगी, और जितनी ज़्यादा राइटिंग साफ रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एक बात आप सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब भी एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी आती है चेक करने के लिए, तो जो आपकी राइटिंग होती है वो एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी देखने से पहले सबसे पहले आपकी राइटिंग उसके सामने आती है। अगर राइटिंग में आपने बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग की हुई होगी या बहुत ज़्यादा घुचड़ मुचड़ किया हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा कि वहीं पर ही जो एग्जामिनर का होगा माइंड सेट हो जाएगा, वहीं पर वो मार्क्स जो होंगे ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएंगे। चाहे आपने कितनी ही मेहनत से एक्सप्लेनेशन लिखी हो, कितनी ही बेहतर वो एक्सप्लेनेशन लिखी हो अपने आंसर की, लेकिन राइटिंग से आपका आधे से ज़्यादा जो 60% जो माइंडसेट है वो टीचर्स का आपकी राइटिंग पे बन जाता है। ठीक है, तो राइटिंग आप साफ लिखें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर जो क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल उसमें हम ट्यूशन की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। डेली आपकी एक घंटे की क्लास चलती है। ठीक है, उसमें एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट होता है हमारा। पूरे वीक में जितना भी हम कोर्स सिलेबस कवर कर देते हैं उस सिलेबस का सैटरडे में आपका टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट कॉपी है, एक आभा अग्रवाल जी हैं कोई, तो सेकेंड ईयर के, तो उनका ये टेस्ट कॉपी है आपके सामने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राइटिंग साफ़ है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सभी की राइटिंग जो है बिल्कुल इतनी साफ़ नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी खुद की भी राइटिंग इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हमारी राइटिंग एवरेज है ना, तो हम उसको इफेक्टिव बनाने का कोशिश कर सकते हैं। हम थोड़ा खुला खुला लिख सकते हैं। खुला खुला का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्टली टीचर जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ से नई हेडिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ से कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, कैसे ये क्वेश्चन चल रहा है, एग्जैक्टली दिखना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉपी से देखने से यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं पता चलता। वो हेडिंग लिखते हैं और उसका भी हेडिंग का पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि राइटिंग को अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 12th तक हमारा जो होता है एकेडमिक जो सेशन होता है उसमें हमें लिखने की हैबिट रहती है। हम नोट्स वगैरह बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं बिल्कुल परफेक्टली, तो हम यूज्ड टू रहते हैं राइटिंग के। लेकिन जैसे ही हम ग्रेजुएशन में आते हैं वहाँ पर हमारा जो नोट्स बनाने का सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक 90% तक कम हो जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नोट्स बनाते हैं परफेक्टली, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बुक्स से, क्वेश्चन बैंक से, गाइड से या और बच्चों के नोट्स से पढ़ना पसंद करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि डेली आप 1 या 2 क्वेश्चन आप लिख कर देखिए, जिससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और साथ साथ आप लिखने के यूज्ड टू भी हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई भी आप नहीं लिखते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपका लिखने की हैबिट छूट जाती है और आपको एकदम से 3 घंटे 3 आवर्स आपको लगातार लिखना हो तो वहाँ पर आपको परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो उसी के लिए कि आप यूज्ड टू बने कि डेली आप 1 से 2 क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करें, उससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो राइटिंग पर आप फोकस करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका है फोर्थ पॉइंट आपका है हेडिंग्स का।
ठीक है, हेडिंग्स को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हेडिंग्स में आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो कि हेडिंग्स आप अलग पेन से लिखेंगे, मतलब अगर आप नॉर्मली सारा का सारा जो आंसर्स लिख रहे हैं वो नॉर्मली ब्लू पेन से लिखते हैं, तो आप हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखिए। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिए और हेडिंग आपके बिल्कुल अलग ही अलग दिखनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टेस्ट कॉपी में, इसमें हेडिंग जो लिखी हुई है बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल रही है अलग से। और जो हेडिंग जिस भी लाइन में आप हेडिंग लिखें उस लाइन की आप जो बाकी की स्पेस है उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। जिस लाइन में आपने हेडिंग लिखी है उस लाइन में आप आगे कुछ नहीं लिखेंगे, उससे नेक्स्ट लाइन से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो हेडिंग है बिल्कुल ही अलग अलग पता चलती है। जैसे यही है आपकी हेडिंग है प्रतिबंधित परीक्षा, रेस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में आप कुछ ना लिखें, नेक्स्ट लाइन से आप लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग ही अलग दिखती है एग्जामिनर को कि हाँ यहाँ पर एक नई हेडिंग है, इसमें बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए आपस में। एक बात और कि जब भी आप हेडिंग लिखें, अगर जो मेन हेडिंग होती है क्वेश्चंस की, जैसे जो कोई भी क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, उसको जो मेन हेडिंग होती है, मेन पॉइंट जो उसका होता है, जैसे यही आपके सामने क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि खुली पुस्तक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, या डिस्कस द ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसकी जो मेन हेडिंग है वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। हालांकि इन्होंने साइड में लिखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो जो ये मेन हेडिंग होती है इसको आप लाइन के सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन से आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं क्वेश्चंस की, उनको आप साइड बाय साइड लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया, बात आपकी हो गई हेडिंग्स की, बात आ गई। नेक्स्ट बात आती है आपके स्मार्ट चार्ट की। ठीक है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई पार्ट्स मेंशन करनी हो, कोई स्टेज मेंशन करनी हो, कोई प्रोसेस मेंशन करनी हो, तो उसके लिए आप स्मार्ट चार्ट का यूज़ करें। स्मार्ट चार्ट का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका आंसर उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, मैं अपने नोट्स में जो आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि स्मार्ट चार्ट का यूज़ कर सकूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मिल सके, जिससे आपको आइडिया लग सके कि हाँ स्मार्ट चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। आप ये कॉपी देख रहे हैं सामने, इसमें देख रहे हैं कि नॉर्मली खुली पुस्तक परीक्षा में दो आपके टाइप्स होते हैं, तो दोनों टाइप्स को सीधा सीधा ना लिखकर यहाँ पर इन्होंने जो है वो चार्ट बना दिया। तो इससे क्या हुआ, एग्जामिनर को थोड़ा सा आपको जो आंसर होता है वो इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव बन जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर ने तुरंत देख लिया कि हाँ दो पार्ट्स है, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित, और उसके बाद उन पार्ट्स को, उन टाइप्स को आप थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्मार्ट चार्ट का यूज़ कीजिए। जैसे आप इनके इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ हेडमास्टर की ड्यूटीज़ क्या होती है। इसमें तो चार्ट का हमें आइडिया लग भी नहीं सकता, लेकिन हाँ इन्होंने बनाया है और अच्छा बनाया है। इसी से ही जो है एग्जामिनर को इम्प्रेशन पड़ता है और आपका जो आंसर होता है वो अफेक्टिव पड़ता है, एट्रैक्टिव होता है। जैसे ड्यूटीज़ ऑफ हेडमास्टर में इन्होंने पहले चार्ट बना दिया और सारी की सारी ड्यूटीज़ को एज अ हेडिंग मेंशन कर दिया कि हाँ ये सारी ड्यूटीज़ हैं। यहाँ पर ही एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को इस बारे में नॉलेज है, तो यहीं पर ही वो मार्क्स रख देते हैं। कई बार एग्जामिनर के पास जब टाइम नहीं होता, टाइम की कमी होती है, तो वो इन्हीं मेन पॉइंट्स को देखकर अपना जो है पूरे के पूरे नंबर जो है वो रख देते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले चार्ट बनाया है और उसके बाद उन सभी हेडिंग्स को अलग अलग डिस्कस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनकी सभी की सभी हेडिंग्स जो है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो एग्जैक्टली क्लियरली बिल्कुल पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में, मेन फंक्शंस है, तो इसके लिए इन्होंने चार्ट बना दिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सारे के सारे जो मेन फंक्शंस है उनको मेंशन कर दिया है और इन सभी फंक्शंस को आगे नेक्स्ट पेज पर इन्होंने डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, जितना आप अच्छे से बना सकते हैं चार्ट पेपर उतना बनाइए। ठीक है, और एक बात और, इन चार्ट पेपर को बनाने में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ आप 1-2 क्वेश्चन डेली, आप 1 से 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, जिससे आपके 15-20 मिनट तो लगेगी, लेकिन आपको चार्ट बनाने की, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो सब की सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गैप बिटवीन टू आंसर्स। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं और नया आंसर शुरू कर रहे हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे, जिससे कि पता चल जाए हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो गया, यहाँ से नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर इनकी कॉपी में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला आंसर खत्म हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 लाइन गैप छोड़ दी है और यहाँ से सेकंड आंसर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। ये जो सेकंड आंसर है, इसको आप थोड़ा सा सर्कल में कर सकते हैं या बॉक्स में कर सकते हैं, जो कि स्पेशली दिखे कि हाँ यहाँ से सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सेकंड आंसर जो है स्टार्ट हो रहा है। जो मेन हेडिंग थी इन्होंने सेंटर में लिखी है बिल्कुल, और इससे एक लाइन छोड़कर इन्होंने आगे लिखना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल अलग ही अलग दिखती है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। इसीलिए मैंने स्पेशली ये जो पीडीएफ है वो आपको दिखाई है। ये टेस्ट हमारे वीकली होते हैं, जो भी व्हाट्सएप पर क्लासेस चल रही हैं, उसमें वीकली टेस्ट से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी पता चल जाता है, आप जो गलती करते हैं उसका फीडबैक भी आपको मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर की क्लासेस जिनके एग्जाम अब होने वाले हैं, उनकी तो क्लासेस अभी खत्म होने वाली है, बल्कि कंप्लीट होने वाला है उनका कोर्स। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में आए हैं, अब मतलब फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं और सेकंड ईयर में अब आए हैं, उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर आप में से कोई भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सेकंड ईयर की क्लास ज्वाइन करनी है, उस सेकंड ईयर की नए सेशन के लिए। ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर आए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जिनसे कि आप अपने आंसर्स जो है उनको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, लिखने के तरीके पे आप एक और जोड़ सकते हैं कि अगर आपका कोई मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन फैक्ट है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जब आप अंडरलाइन करते हैं तो वो अंडरलाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ से कर देते हैं, आपके अंडरलाइन ऐसे चली जाती है तिरछी। मान लीजिए हमें यहीं पर ही सी का ही अधिगम का आकलन को अंडरलाइन करना है, तो हम ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत पड़ता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं लगता, साफ नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव लुक आपका देता है। ठीक है, तो बिल्कुल या तो स्केल से करिए यूज, या फिर बिल्कुल लाइन पे ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इससे आपकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है और वही चीज इफेक्टिव लगती है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।